गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती लाइब्रेरी की ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका मित्र बजीश भाई। दोस्तों, हमने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसका नाम था आरआरबी ग्रुप डी। मतलब जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो उसके पीवाईक्यू है, क्या है पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उसके जो क्वेश्चन है किसके, जीके, क्या जीके प्लस जीएस, ठीक है। और इसके साथ चलेगा साइंस, क्या विज्ञान। इन दोनों सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपको पता है इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें लगभग क्वेश्चन हैं। अगर हमने कितनी पिछली 2022 की बात करें, क्या 2022 की बात करें, तो यहाँ उस टाइम पर 99 शिफ्ट हुई थी। अगर हम इसकी लमसम की बात मान लें तो 100 शिफ्ट होती है। क्या होती है, 100 शिफ्ट होती है। और 100 में से जीके कितने क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन है। यानी कितने हो गए, जो हो गए कितने 2000 यानी 2000 क्वेश्चन। और 2000 क्वेश्चन में क्या होगा, चार क्या है ऑप्शन है, तो ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे तो लगभग इसमें फुल इनटू वर्क करेंगे, कितना हो जाएंगे 8000 क्वेश्चन यहीं पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके 8000 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो इसमें से कम 15 से 18 क्वेश्चन, क्या 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ से आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। क्योंकि हम उसमें क्या पढ़ेंगे, जो पीवाईक्यू हुई है वो, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं वो, और करंट के डेटा अभी जो मतलब जो चल रहा है उसको भी दोनों को साथ में मिला के अपना अध्ययन करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी उनको भी यहीं बताए चलेंगे। और मेरे मतलब अगर मैं पढ़ाता हूँ तो एक क्वेश्चन में कम से कम 10 से लेके 12 फैक्ट आपको बता दूंगा। कितने देंगे, कम से कम 8 से लेके 10, कहीं कहीं 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने फैक्ट को देने की कोशिश करूंगा लगभग, जिससे आपको मैक्सिमम फैक्ट मिल जाए। और जो आपके फैक्ट हैं वो कहाँ इंपोर्टेंट हो जाएंगे, जो आपका पेपर होगा कौन सा, आरआरबी ग्रुप डी, किसका, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर, उसमें आपको इंपोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जो हमारा जीएस समाज पेपर है थर्ड और फोर्थ पेपर है, ठीक है। जो थर्ड शिफ्ट थी और फोर्थ शिफ्ट थी उसके एग्जाम है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन है, पहला मेक इन इंडिया पेंटा स्केल सुपर कंप्यूटर है जिसे मार्च 2022 में आईआईटी रुड़की में परिनिर्मित किया गया था। इसकी सुपर कंप्यूटर क्षमता कितनी थी, 1.66 पेंटाफ्लॉप्स है। अब इसमें से कौन सा कंप्यूटर था, मतलब परम शक्ति था, परम युक्ति था, परम ब्रह्मा था या परम गंगा था, ठीक है। जिसके ऑप्शन दिए गए 4, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या नाम है, परम गंगा, क्या परम गंगा, ठीक है। क्या है, परम गंगा है। ब्लैक क्यों हो रहा है, ब्लैक होना चाहिए, परम गंगा, ठीक है। जी माना जाएगा ऑप्शन। अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर का थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो सुपर कंप्यूटर परियोजना है वो कब प्रारंभ हुई थी, वो 1990 से प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। क्या सुपर कंप्यूटर परियोजना, सुपर कंप्यूटर परियोजना कब से प्रारंभ हुई थी, 1990 से, ठीक है। कब से, 1990 से प्रारंभ हो गई थी। सबसे पहले जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो बना था कब, 1991 में, 91 में, ठीक है, भारत का, ठीक है। ये बात कर रहे, भारत की बात कर रहे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, क्या सुपर कंप्यूटर क्या नाम रखा था, ये था बना था 1991 में, मतलब 91 में, ठीक है। इसी टाइम क्या आया था, एलपीजी की पॉलिसी आई थी। एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, पॉलिसी आई थी। अब इस कंप्यूटर का नाम क्या था, पहले भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो इसका नाम था परम 8000। क्या नाम था, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का
नाम क्या था, परम 8000, ठीक है 8000। अब इसके जनक कौन थे, जैसा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, परियोजना कब स्टार्ट हुई थी 1990 में, सुपर कंप्यूटर कब बना था 1991 में, और इसका नाम क्या था, परम 8000 नाम था, ठीक है। अब इसके जनक, इस परियोजना के जनक कौन थे, तो उस टाइम पर इसके जनक थे, वो थे, उनका नाम था, क्या नाम था उनका नाम था विजय पी भटकल, ठीक है। जनक कौन थे, विनय पी भटकल, सॉरी विजय पी भटकल, ठीक है। इसे इन्हें भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, क्या माना जाता है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ठीक है। और अब एक नई परियोजना स्टार्ट हुई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, उसका जो नई परियोजना स्टार्ट हुई है उसका नाम है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। क्या नाम है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। जे कब प्रारंभ हुआ, जो हुआ 2015 में, कब हुआ 2015 में प्रारंभ हुआ, ठीक है, कब हुआ 2015 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन है जिसका प्रारंभ हुआ था 2015 में, इसी के अंतर्गत हमने क्या बनाया, परम शक्ति बनाए और परम गंगा, जो सुपर जो कंप्यूटर है इनको बनाया, ठीक है। तो एक स्लाइड ले लेते हैं, अलग से एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आया, जो इनके प्रमुख कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर परियोजना के प्रमुख सुपर कंप्यूटर, क्या सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, इसमें 3 नाम पढ़ना है। एक है हमने बनाया था शिवाय, क्या शिवाय, ठीक है, शिवाय बनाया था। जी किसने बनाया था, जी बनाया था आईआईटी किसने बनाया था, आईआईटी बीएचयू ने, क्या बीएचयू का मतलब क्या होता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था, ठीक है। इसका नाम क्या था, शिवाय। दूसरा कंप्यूटर कौन है, इसका नाम क्या है, शक्ति, क्या है, शक्ति। जी किसने बनाया था, जी बनाया था शक्ति आईआईटी खड़गपुर ने, ठीक है, किसने, आईआईटी खड़गपुर में, ठीक है। इसके बाद थर्ड इसका नाम है युक्ति, क्या नाम है, युक्ति, ठीक है, युक्ति। जी किसने बनाया, जी बनाया है, युक्ति बनाया है JNCAR, जी कहां पर, जवाहरलाल नेहरू रिसर्च सेंटर है, कहां पर, बेंगलुरु में, क्या है, जवाहरलाल नेहरू कंप्यूटर रिसर्च सेंटर कहां पर है, बेंगलुरु में, उसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नया नाम क्या है, अब है गंगा, क्या है, गंगा, ठीक है। जी बनाया आईआईटी किसने, जी बनाया आईआईटी रुड़की ने, किसने बनाया, आईआईटी रुड़की, ठीक है, जी बनाया। क्वेश्चन किससे संबंधित था, इससे संबंधित था कि जो आईआईटी रुड़की है उसने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। तो क्या नाम था, परम गंगा नाम था, क्या नाम था, परम गंगा नाम था इसका, ठीक है, क्या नाम था, परम गंगा नाम दिया गया था। जिसका कुछ परम सीरीज है, जो भारत में सुपर कंप्यूटर निर्माण की सीरीज है उसका नाम परम ही है, परम 8000, परम 10000, परम शिवाय, परम शक्ति, परम युक्ति, परम गंगा, ये सब उसकी सीरीज है, ठीक है। तो इतने हो गए इसके सुपर कंप्यूटर। अब इसमें जे हैं किसके हैं, ये है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर जो परियोजना थी उसके अंतर्गत बनाए गए कंप्यूटर है वो है। इसके बाद इसमें एक नाम आता है, थोड़ा सा और अलग से जाओ,
ठीक है। यहाँ पर एक नाम आता है, वो भी देख लो थोड़ा सा, वो है परम सिद्धि। क्या है? परम सिद्धि। अब जी क्या है? परम सिद्धि, परम सिद्धि, ठीक है, सिद्धि। ये भी क्या है? एआई आधारित, क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। और ये भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। क्या है? इसकी स्पीड क्या है? जो गणना करने की इसकी क्षमता है वो सबसे ज्यादा किसकी है? परम सिद्धि की है। कब है? परम सिद्धि की है, ठीक है। इसकी जो क्षमता है वो है 6.5 पेंटाफ्लक्स। क्या है? 6.5 पेंटाफ्लक्स की स्पीड से क्या करता है? ये गणना करता है, ठीक है। तो जी हमारा सुपर कंप्यूटर के बारे में प्रमुख जानकारी, ठीक, क्या थी? सुपर कंप्यूटर के बारे में प्रमुख जानकारी थी। तो हमने इसमें क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने सबसे पहले देखा कि जो परवेल आई थी वो कब आई थी? वो आई थी 1990 में आई थी, ठीक है। दूसरा, पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो 1990 बनाया गया था। तीसरा, पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था उसका नाम क्या था? परम गंगा नाम था। इसके जनक कौन थे? तो विजय पी भटकल थे। कौन थे? विजय पी भटकल थे। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन कब आया? 2015 में आया। इसके अंतर्गत कितने कंप्यूटर बनाए गए? तो अभी तक इसके अंतर्गत कितने? 1 2 3 4 कंप्यूटर बनाए गए। कौन कौन से? शिवाय, परम शक्ति, परम युक्ति और परम गंगा। परम शक्ति किसने बनाया? IIT BHU ने। BHU का मतलब होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके बाद शक्ति किसने बनाया? खड़गपुर ने, IIT खड़गपुर ने। युक्ति JNCAR, जी कहां पर है? बेंगलुरु में है। इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कंप्यूटर साइंस सेंटर, ठीक है। गंगा क्या है? ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। इसे किसने बनाया? IIT रुड़की ने बनाया था, जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद कौन है? परम सिद्धि है। जी AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्या है? सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे इतने क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्वेश्चन आपको आपके लिए काफी शानदार साबित होंगे, क्योंकि इसमें काफी डिटेल लेके आया हूं मैं। और अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, अब जैसे अपन ने सुपर कंप्यूटर क्वेश्चन किया तो उसमें आपका क्वेश्चन एक था, लेकिन उसमें आंसर कितने थे? कम से कम 10 या 15 इंफॉर्मेशन आपको दे दी मैंने कि जे है, जे है, जे है। आप इसे मतलब याद कर लेना, थोड़ा दिमाग रख लेना, या बार बार वीडियो भी देखोगे ना तो अब बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये देखो, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापारियों, किसके लिए? व्यापारियों व स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन के तहत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम की मासिक पेंशन प्राप्त करेगा। मतलब कितनी मासिक पेंशन प्राप्त करेगा? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। कितनी है? 3000 रुपये है। कितनी है? 3000 रुपये है, ठीक है। अब देखो, अब आता है क्या है? NPA नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। तो इस जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो कब से कब तक के लिए है? मतलब कितनी आयु से लेके कितनी आयु तक के लिए है? तो ये 18 से लेके 40 वर्ष तक के लिए है, ठीक है। 18 से लेके 40 वर्ष तक के लिए है। इसमें न्यूनतम जो पेंशन दी जाएगी 60 वर्ष के बाद, वो कितनी दी जाएगी? 3000 रुपये पर माह, ठीक है। 3000 रुपये पर माह। इसके बाद इसमें हमें कितना अंशदान देना पड़ेगा? तो इसमें अंशदान बुन पर डिपेंड करता है किस पर? आयु पर, ठीक है। योजना का अंशदान लाभार्थी व्यक्ति की आयु पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसमें सरकार कुछ मिलाएगी कि नहीं मिलाएगी? तो जितना अंशदान आप दोगे उतना ही सरकार में अंशदान मिलाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? 18 से 40 वर्ष तक के लिए है। 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। योजना का अंशदान व्यक्ति की आयु पर निर्भर करता है, और जितना आप अंशदान देंगे उतना ही सरकार मिलाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बचाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जियो फारसी, कौन सी योजना, जियो फारसी योजना के तहत 22 अक्टूबर 2021 से प्रभावी दिशा निर्देशों के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक प्रति बालक प्रति माह चाइल्ड केयर सहायता की राशि सहायता की अधिकतम राशि रुपये में दी जाएगी। मतलब जो जियो फारसी योजना है, कौन सी, जियो फारसी, ठीक है, फारसी, ठीक है। जो जियो फारसी योजना है वह चलाई जा रही है, उसमें प्रति बालक मतलब 18 वर्ष की आयु तक के प्रति बालक प्रति माह चाइल्ड केयर सहायता कितनी दी जा रही है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। क्या है, ऑप्शन डी, 8,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अब जानते हैं हम किसके बारे में, जियो फारसी योजना के बारे में। तो दोस्तों जो जियो फारसी योजना है इसे जो भारत का अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रारंभ, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो किया गया था अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय है उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ की गई, इसकी नियम बन की आए वो कब आए, अक्टूबर, क्या, अक्टूबर 2021 में, ठीक है। कब आए, अक्टूबर 2021 में आए, ठीक है। इसमें अब थोड़ी और जानकारी जानते हैं। इसके घटक कितने हैं, 3 घटक हैं। क्या है, 3 घटक हैं, ठीक है। अब जानते हैं घटक के बारे में। पहला घटक है उसका नाम चिकित्सा सहायता, क्या, चिकित्सा सहायता, ठीक है। मतलब कि अगर आप बीमार हो रहे हो वो उससे क्या दी जाएगी, चिकित्सा सहायता दी जाएगी। अब जो सबसे पहले जानो, एक मैं जो पॉइंट मिस कर गया हूं कि जियो फारसी क्या है। मतलब कि भारत में जो फारसी समुदाय है, क्या है, फारसी समुदाय है, उनकी जनसंख्या काफी कम हो रही है। तो उनकी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए हमने कौन सी योजना चालू की है, जियो फारसी योजना चालू की है। अब फारसी लोग कौन है, जो रतन टाटा है वो यहाँ फारसी है। जो हमारी मिनिस्टर थी पहले, महिला बाल विकास मंत्री थी स्मृति जुबिन ईरानी, वो भी क्या, फारसी है। तो उनकी जनसंख्या काफी कम हो रही है, उनकी वृद्धि करने के लिए हमने कौन सी योजना लॉन्च की है, जियो फारसी योजना लॉन्च की है, ठीक है। तो इसका पहला घटक क्या है, चिकित्सा सहायता। मतलब कि हम चिकित्सा, मतलब अगर आप बीमार होते हो तो आपको सहायता दी जाएगी, ठीक है। दूसरा घटक क्या है, दूसरा घटक है इसका नाम है हिमायत घटक। क्या है, हिमायत, हिमायत। अब जी क्या है हिमायत घटक, इसमें आपकी वंश वृद्धि, क्या, वंश वृद्धि के लिए सहायता की जाएगी, ठीक है। वंश वृद्धि के लिए, क्या है, वंश वृद्धि। तीसरा घटक क्या है, ये है चाइल्ड केयर के लिए, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य घटक। क्या, सामुदायिक स्वास्थ्य घटक, सामुदायिक स्वास्थ्य घटक, ठीक है जी, इसके लिए। तो मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य घटक, इसमें क्या है कि जो चाइल्ड केयर है ना, जो वाला, मतलब प्रति बालक प्रति माह चाइल्ड केयर सहायता, जी इसमें आता है 8,000 रुपये, इसमें दी जाती है 8,000 रुपये की सहायता दी जाती है प्रति माह प्रति बालक को, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य घटक में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ये थोड़ा सा सरल क्वेश्चन है, जो आपसे सब कुछ बन जाएगा। हाँ, क्या है, इनमें से कौन सा भारत की अधिदृष्ट कागजी मुद्रा, क्या, भारत की अधिदृष्ट कागजी मुद्रा, अधिदृष्ट कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है। मतलब एक हो जाएगा चेक, एक हो जाएगा 100 का नोट, 500 का नोट, 1 रुपये का सिक्का, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या है, ए हो जाएगा, ठीक है, सही। अब देखो भारत में जो क्या है, जो लीगल टेंडर मनी है वो क्या क्या है, अपने यहाँ क्या चलता है, अपने यहाँ एक 500 का नोट है वर्तमान में, क्या है, 500 का नोट है, ठीक है। दूसरा 100 का नोट है, तीसरा एक 50 का नोट अपने यहाँ आता, चौथा क्या है 20 का नोट, तीसरा 10 का नोट, 5 का नोट और
₹2 का, ₹1 का सिक्के आते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, लीगल टेंडर है, ठीक है। क्या है, लीगल टेंडर है। अब आप कमेंट करके बताना है कि भारत में अभी हाल ही में, मतलब कि 2015 से लेके 2025 के बीच में कौन से वर्ष डीमोनेटाइजेशन किया गया था, यानी कि मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था, ठीक है। जब बताना है कमेंट करके बताना है। तो इसमें जी सब क्या है, 500 का नोट, ₹100 का नोट, ₹50 का नोट, ₹20 का, ₹10 का, ₹2 का और ₹1 के सिक्के, जी क्या हमारे यहाँ लीगल टेंडर है। और जी कौन बनाता है, आरबीआई। क्या, आरबीआई। अब आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक होता है, ठीक है। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी, आरबीआई अधिनियम आया था कब, 1934 में। तो आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा स्थापना कब हुई, स्थापना 1935 में। कब हुई थी, 1935 में। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना कि अधिनियम कब आया था, 1934 में आया था। स्थापना कब हुई थी, 1935 में की गई थी। आप एक चीज और समझो, इसका कार्यालय कहां पर था प्रारंभ में, तो प्रारंभिक कार्यालय, प्रारंभिक हेड ऑफिस कहां पर था, ये था कलकत्ता में। कहां था, कलकत्ता में, ठीक है। इसके बाद में कहां बना था, तो बाद में आ गया था मुंबई में। कहां पर, मुंबई में। भारत की आर्थिक राजधानी कहां पर, मुंबई में। तो वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में मुंबई, ठीक है, यहां पर है। अब इसका प्रमुख कौन होता है, आपने जिसमें जो नोट है उन पर साइन देखे होंगे, उस पर गवर्नर के साइन रहते हैं। तो आरबीआई का प्रमुख कौन होता है, गवर्नर होता है। गवर्नर, ठीक है जी। तो जी इसके की पॉइंट्स थे। अधिनियम कब आया था, 1934 में आया था। स्थापना कब हुई थी बैंक की, 1935 में हुई थी। प्रारंभ में हेड ऑफिस कहां था, कलकत्ता में था। बाद में कहां हो गया था, मुंबई में है। और इसका प्रमुख कौन होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। कौन होता है, गवर्नर होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, क्या बताना है, कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जी थी हमारी क्या थी, मेन इंफॉर्मेशन थी। इसमें जो इतने ₹5 तक के नोट आते हैं ना, इन पर किसके साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। और जो ₹1 का नोट आता है, जी आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो ₹1 का नोट आता था पहले, अब तो शायद नहीं आता है, उस पर साइन होते थे वित्त मंत्री के होते थे। किसके होते थे, वित्त मंत्री के होते थे। लेकिन वित्त सचिव के होते थे, किसके, वित्त सचिव के होते थे साइन। और जो 5 इससे ज्यादा के नोट आते हैं ना, ₹1 से ज्यादा के नोट, और साइन किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी आ गया अपना, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो यह बताता है कि भारत के किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कौन सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही, किससे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देह स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब जो अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद क्या है, 21 है। ये क्या है, ये है हमारा मतलब क्या है, मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार, क्या है, मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार भारत संविधान के किस भाग में है, तो भाग में है कौन सा, भाग हमारा क्या है, 3। क्या है, भाग 3 है। अब भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक, इसमें अनुच्छेद है, अनुच्छेद अगर हम बात करें 12 से लेके 12 से 35 तक है। कहां तक है,
12 से 35 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें क्या बात की गई है, मूल अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, किसके, मूल अधिकार की। क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित, ये दलित लिखा ना यहाँ क्या है, दलित वर्गों के उत्थान के लिए डॉट 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 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन क्या है, 1929, 1936, 1924 और 1932। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1932। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के माध्यम से गांधी जी के पूरे जीवन का अध्ययन करेंगे अपनी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो नहीं पढ़ना है कि पूरी संपादकी पढ़ने बैठ जाए, वो नहीं करना है, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या इंपोर्टेंट है। तो जो वन डे एग्जाम है, अगर जो कोई यूपीएससी या पीसीएस वगैरह होता तो उसका अध्ययन करने का तरीका अलग होता। जी क्या वन डे एग्जाम है तो इसमें फैक्ट पूछे जाते हैं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ फैक्ट याद करना है। ठीक है, तो इनका जीवन हमारे लिए इंपोर्टेंट है, यानी कि हमारी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट कहाँ से है, जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो 1893 में सबसे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। कहाँ की थी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, वहां यात्रा की। वहीं पर 1913 में, कब, 1913 में, ये पता नहीं काम नहीं करता, 1913 में एक इन्हें आश्रम बनाया, उसका नाम था टॉलस्टॉय फार्म। क्या नाम था, टॉलस्टॉय फार्म। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ की थी, तो कब की थी, तो 1913 में कहाँ की थी, दक्षिण अफ्रीका में की थी। ठीक है, ठीक है, टॉलस्टॉय फार्म। इसके बाद क्या होगा, अब क्या होता है, इसके बाद 1915 का जो टाइम है जब गांधी जी कहाँ है, भारत लौट के वापस आ गए। तो भारत लौटे, क्या हुए, भारत लौटे। ठीक है, अब भारत के उस टाइम डेट क्या थी, तो थी 9 जनवरी। क्या थी, 9 जनवरी। अब 9 जनवरी को जो भारत का क्या है, विदेश मंत्रालय है, क्या है, भारत का विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जो भारत विदेश मंत्रालय है, इसे मनाता है कैसे, इसे मनाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। क्या मनाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, किसकी याद में मनाया जाता है, तो जो गांधी जी जब भारत लौट के आए थे उनकी याद में मनाया जाता है। अब क्या है, अब इंपोर्टेंट पार्ट आता है 1917 क्या 1917 आता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें सबसे पहले गांधी जी ने जब इंडिया आ गए तो उन्होंने सबसे पहले एक आंदोलन भाग लिया था, वो था चंपारण आंदोलन। क्या था, चंपारण आंदोलन। क्या था, चंपारण आंदोलन था। जो चंपारण आंदोलन है, ठीक है, क्या था, चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन में जो आंदोलन किसके लिए था, जी था 3 कठिया प्रथा के लिए था। क्या था, 3 कठिया प्रथा। ठीक है, 3 कठिया प्रथा के लिए। और ये चंपारण जिला कहां पर है, तो बैतूल बिहार में स्थित है। कहां पर है, बिहार में स्थित है। इसके बाद क्या हुआ, 1918 में एक गुजरात का एक जिला है खेड़ा, तो खेड़ा में एक स्थान है खेड़ा, वहां पर एक आंदोलन हुआ था, उसमें भाग लिया। कहां पर, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, किसमें भाग लिया, खेड़ा आंदोलन में भाग लिया। बात होगी। अब क्या हुआ, 1919 में एक भारत में एक बहुत बड़ा भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई, वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था, तो क्या हुआ 1919 में। ठीक है, क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जब बात की है 1919 की है, तो
तो कितने हो गई? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में, 1919 में तलस्टर फॉर्म की स्थापना की, 1915 में भारत लौटे और 9 जनवरी को भारत मनाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, इसके बाद 1917 में हमने किसे भाग लिया? हमने भाग लिया चंपारण में एक आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद 1918 किससे संबंधित है? 3 कठिया प्रथा से संबंधित। किससे? 3 कठिया प्रथा से संबंधित है। इसके बाद 1919 में खेड़ा आंदोलन हुआ और 1918 में क्या हुआ? खेड़ा आंदोलन हुआ और 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पर। देखो ठीक है, अब क्या होता है? अब बात कर लेते हैं अपन 1920 से लेके 22 तक की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? 1920 से लेके 22 तक असहयोग आंदोलन हुआ। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। ठीक, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से लेकर 1922 तक हुआ। और 1922 में एक डेट याद रखना, 5 फरवरी 1922। इस दिन क्या हुआ? एक घटना हुई चौरी चौरा कांड। क्या हो गया? चौरी चौरा कांड हो गया। कब? 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तो इसमें क्या होगा? इसमें इसके बाद 7 फरवरी 1922 को हमने क्या हुआ? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अब आते हैं कौन सी घटना? इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा सा गांधी जी एक रणनीति चलते थे, संघर्ष विराम संघर्ष। अब यह संघर्ष हो गया था तो क्या आया? विराम आएगा, फिर संघर्ष स्टार्ट होगा। तो अब स्टार्ट हो गया संघर्ष कब? 1930 से लेके 1934 के बीच में। अब इसमें 3-4 घटना है। सबसे पहले क्या होगा? दांडी मार्च होगी। क्या होगा? दांडी मार्च होगी। दांडी मार्च। अब जी कब से कब होगी? तो ये दांडी मार्च होगी वो होगी 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। अप्रैल, ठीक है, 1930। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो दांडी मार्च हुई थी उसमें गांधी जी के साथ कितने उनके साथी थे? तो इसमें थे 72। कितने थे? 72 व्यक्ति उनके साथ में यात्रा कर रहे थे। पता नहीं बुरा आज काम क्यों नहीं करना सही से। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्वेश्चन आता है जी। ठीक है, फिर क्या होगा? अब यहीं पर इसके बाद क्या हुआ? ये तीसरी बात हो गई। आंदोलन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। अब यहां पर एक आंदोलन हुआ, वो था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अब उसमें क्या हो गया? दांडी मार्च हो गई। अब क्या हुआ? तो उसी में क्या हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जी कहाँ हो रहे थे? ब्रिटेन में हो रहे थे। तो इसमें जो गांधी जी ने भाग लिया था उसमें सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? वो इंग्लैंड गए थे। ठीक है, इसके बाद जब वहां जाना था तो उसके पहले एक समझौता हुआ था, उसका नाम था गांधी इरविन समझौता। क्या था? गांधी इरविन। अब ये इरविन कौन है? तो इरविन उस टाइम पर क्या था? गवर्नर जनरल था भारत में। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो हुआ था 1931 में। कब हुआ? 1931 में हो गया। ठीक है, जब गांधी जी वहां पहुंचे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, वहां क्या हुआ कि जो डिवीजन हुआ, सीटों का बंटवारा हुआ, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें क्या हुआ? संप्रदायिकता के आधार पर हुआ, मतलब हरिजन को हिंदू न मान के एक अलग वर्ग माना गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा? वहां थोड़ा सा उन्हें आहत हुए, उन्होंने आके फिर गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने एक पैक्ट किया, उसे बोलते हैं पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो कब होगा? वो होगा 1932 में। कब हो गया? 1932 में। क्या होगा? पूना पैक्ट होगा। क्या होगा? पूना पैक्ट। ठीक है, जो 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट हो गया। इसी टाइम पे जब गांधी जी वापस आए तो उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की। उसका नाम क्या था? उसका नाम था हरिजन सेवक संघ। क्या नाम था?
1932 में ही पार्टी की स्थापना की। उसका नाम था हरिजन सेवक संघ। ठीक है, जो क्वेश्चन था वो यहां से निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला है 1942। इसमें क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, क्या हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो ये इतने फैक्ट थे, ये फैक्ट आपको काफी मतलब मदद करेंगे, आपकी जितने भी एग्जाम है उन सब में एग्जाम मदद करेंगे। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि भारत में ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। क्या है, भारत में डॉट 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 लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A की प्रावधानों द्वारा शासित है। मतलब किसके द्वारा शासित है, तो ऑप्शन ए है मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सामान्य कर्तव्य दिए गए हैं इसमें, या फिर नामांकन आदि के लिए तिथियों का निर्धारण किया जाता है, या फिर क्या है उम्मीदवारी वापस लेना होता है, या फिर क्या है राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो हमारा क्या, वो है राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है इसमें। ठीक, क्या किया जाता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। अब देखो ये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, इसका संबंध किससे है, संविधान के, जो संविधान का एक अनुच्छेद है 327 328। ठीक, कितना है 327 और 328 है। अनुच्छेद 327 और 328 है। इसमें बताया गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल को, क्या संसद और राज्य विधानमंडल को चुनाव संबंधी कानून बनाने का अधिकार होगा। क्या, संसद एवं राज्य विधानमंडल विधानमंडल को क्या चुनाव संबंधी कानून बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। क्या आया, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 आया। अब इसमें क्या कह दिया गया है, तो इसमें जो वर्णन किया गया है, इसमें है किसका, इसमें जो वर्णन किया गया है सबसे पहले है निर्वाचन की प्रक्रिया और क्या है प्रावधान। क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया एवं प्रावधान। अब ये क्या है, मतलब कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी और उसके प्रावधान क्या होंगे, ये बताया गया है। इसमें लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें अगर आपको यानी कि लोकसभा के सांसद के लिए, या फिर राज्यसभा के सांसद के लिए, या फिर विधानसभा के लिए मतलब विधायक के लिए, या विधायक के लिए यानी कि मंत्री विधानसभा के लिए, या फिर विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उसका वर्णन किसमें है, इसी अधिनियम में किया गया है। तो क्या है, योग्यता। ठीक है, योग्यता में। अब इसमें और क्या है, इसके बाद इसमें बताया गया है कि आप किस आधार, अगर आप अयोग्यता क्या होगी, मतलब कि अगर आप इसके चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा का या राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी यदि विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको किस आधार पर क्या अयोग्य माना जाएगा, तो इसमें क्या दी गई है, अयोग्यता दी गई है। ठीक जी है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें जी राजनीतिक दलों का पंजीकरण, इसमें इसी में है
दलों का पंजीकरण। ठीक है, ये किसमें दिया गया है? इसमें दिया गया है। इसके कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ये है 29A में, धारा कौन सी है? 29A। ठीक है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो ये हुआ। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही की घटना है, यानी कि हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन, क्या? चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जब कमेंट करके बताना है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ये बताइए आप कमेंट करके। ठीक है, जो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी आ गया। क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग की स्थापना को हुई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की शुभारंभ के साथ हुई थी। अब आंसर ये क्या है? 1 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1949 और 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब देखो तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बी, 15 मार्च 1950। ठीक है, अब इसमें हम और बात कर लेते हैं। इसके क्या है? कार्य है, क्या क्या इसमें, इसका अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, यह क्या काम करता है। ठीक है, कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें हम सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेड डालो क्या? योजना आयोग। आप कॉपी पेपर नोट करते जाओ, योजना आयोग। ठीक है, आप सबसे पहले स्थापना, तो स्थापना बताइए कब हुई स्थापना? स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को हुई। ठीक है, अब स्थापना होगी। ठीक है, अब इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष, तो जो संस्था है इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद उपाध्यक्ष कौन होगा? तो उपाध्यक्ष होगा कौन? मतलब कोई भी अर्थशास्त्री। ठीक है, अर्थशास्त्र का कोई भी व्यक्ति, अर्थशास्त्र का कोई भी ज्ञाता। ठीक है, संस्था कैसी है? तो संस्था कैसी है? ये गैर संवैधानिक है। अब होता है संवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है। तो दोस्तों, संवैधानिक वह संस्थाएं मानी जाती हैं जिनका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। जैसे क्या है? चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का वर्णन किसमें है? भारतीय संविधान में किया गया है। कहां से कहां तक किया गया है? 324 से लेकर 328 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे यूपीएससी तो उसका भी मेंशन है, जैसे एमपीएससी तो उसका भी मेंशन किया गया है। लेकिन कहीं भी आपको योजना आयोग का वहां पर मेंशन नहीं है, तो ये क्या मानी जाएगी? गैर संवैधानिक संस्था मानी जाएगी। ठीक है, क्या होगी? संस्था कैसी है? ये गैर संवैधानिक। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होगा? तो भाई इसको बनाया गया है तो उस काम में तो होगा कि नहीं होगा? कार्य देख लो, कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है पंचवर्षीय योजना का प्लान तैयार करना। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, और काम क्या है? और इसका काम क्या है? जो हमारे राज्य हैं, राज्यों को धन आवंटित करना। क्या करना? राज्यों को धन आवंटित करना। राज्यों को धन आवंटित करना। ठीक है, धन आवंटित करना। और कुछ इसका काम है। अब क्या होगा संस्था का? अब इस संस्था को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि एक नई संस्था की स्थापना हो गई, उसका नाम क्या है? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग।
अब ये कब बना? ये बना 1 जनवरी 2015। कब? 2015 को बना, ठीक है, ये संस्था। इसमें अगस्त, तो इसके द्वारा जो पंचवार्षिक योजना प्रारंभ की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1951 से। प्रारंभ कब हुई? 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है। अभी तक कितनी पंचवार्षिक योजना हो गई? तो 12 पंचवार्षिक हुई। कितनी हुई? 12 पंचवार्षिक हुई। कब तक चली? अंतिम कौन सी थी? अंतिम थी 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है, ये अंतिम पंचवार्षिक योजना थी। तो ये इसका क्या था? योजना आयोग का काम था। अब कौन सी संस्था आ गई है? नीति आयोग आ गई है। नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग का काम भी वही है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग टाइप से कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? जब हमने पंचवार्षिक योजना खत्म समाप्त कर दी तो अब हम क्या बनाने लगे? अब बनाने लगे 3 प्रकार के प्लान। कौन कौन से? एक अल्पकालीन, एक मध्यकालीन और एक दीर्घकालीन। ठीक, क्या क्या? अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घ। अब अल्पकालीन कितना होगा? 2 से 3 वर्ष के लिए, और मध्यकालीन जो होगा 5 से लेके 7 वर्ष के लिए, और दीर्घकालीन जो होगा 15 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक है, 15 वर्ष से अधिक के लिए। तो ये 3 प्लान हम लाने लगे, ठीक है। तो ये संस्था को आप याद कर लेना, और इसमें जो फैक्ट है बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो ये इतनी चीज हो गई। स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को हुई। अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री थे। उपाध्यक्ष अर्थशास्त्र का कोई भी 11 व्यक्ति हो सकता है। संस्था कैसी है? गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। इसके बाद कार्य क्या है? पंचवार्षिक योजना का प्रारूप तैयार करना और जो राज्य है उनको धन आवंटित करना था, ठीक है। अब इसने स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवार्षिक योजना प्रारंभ हुई थी, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? अब इसे याद कर लेना, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो ये क्या थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बने थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? कोई भी अर्थशास्त्र का व्यक्ति। तो ये बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है। कुमायूं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो आपको थोड़ा बता दें कि ये होगा हमारा क्या? हिमालय पर्वत हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी नदी है? ये होगी सिंधु नदी। कौन सी होगी? सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक है। अब यहां से क्या लगेगी? यहां से लगेगी सतलुज। इसके बाद जी कौन सी है? काली नदी। क्या? काली नदी। इसके बाद जी क्या है? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी वही है जिसका भारत बांग्लादेश के साथ क्या है? विवाद है। अब जी कौन सी आएगी? जी आएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अब देखो, अब जो हिमालय है, हिमालय यहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? यहां तक जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है। और ये लंबा हिमालय है, वो नीचे की ओर है, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, मतलब है इतनी पार्ट से बिहार में, ठीक है। अब देखो, जो सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच का जो एरिया है इसे बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, ठीक है। क्या? ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ठीक है। यह काराकोरम नदी इसी में आती है। फिर आता है सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच में। क्या? सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच का जो एरिया है इसे बोलते हैं हम क्या? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं जी? क्या है? पंजाब हिमालय या क्या है? कश्मीर हिमालय। ठीक है।
अब काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच में, क्या काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच का जो पार्ट है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। ठीक है, और या इसी में जो नेपाल हिमालय है इसे एक और नाम दिया जाता है, वो है कुमायूं हिमालय। क्या है? कुमायूं हिमालय। ठीक है, अब तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो पार्ट है उसे बोलते हैं पूर्वी हिमालय। क्या बोलते हैं? पूर्वी हिमालय। तो जी इस प्रकार से हिमालय क्या था? डिवीजन था। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच का पार्ट है। क्वेश्चन का सारांश यही है। तो कहां पर है जी? कुमायूं हिमालय है। कौन कौन सी नदी बहती है? काली नदी बहती है एक, तो दूसरी क्या है? तीस्ता नदी। तो इसमें ऑप्शन क्या है? काली और तीस्ता नदी, यानी कि ऑप्शन डी। और इसमें क्या दिया गया है? करेक्ट आंसर डी है। डी है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन डी है। अब देखो बी में क्या है? सतलुज और काली, मतलब कि जी वाला पार्ट। तो इसे क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय नाम दिया जाता है। क्या? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय नाम दिया जाता है। अगर बात करें सिंधु और सतलज के बीच में तो क्या है? ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय है। अगर बात करें तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में तो पूर्वांचल हिमालय है। जो मेजोजैंतिया खासी गोल की पहाड़ी है वो इसी का पार्ट है। ठीक है, तो जो हो गया हमारे क्या? हिमालय का डिवीजन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। आगे क्वेश्चन हमारा जी किसका है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहेगा लगभग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण नहीं है? तो क्या क्या है? लोच, दूसरा क्या है? गैर प्रतिद्वंदिता, फिर क्या है? लोचहीनता, फिर क्या है? वाणिज्य। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुएं कौन सी होती हैं। वे वस्तुएं जिनका सब लोग समान रूप से उपयोग कर सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सड़क है, सड़क पर चलने का सबको अधिकार है। हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री वो भी चल सकता है। ठीक है, और उसका सब लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल है सरकारी, उसका भी सब लोग उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान है सरकारी, उनका भी सब लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है? कौन सा विलक्षण नहीं लक्षण है? तो इसमें क्या लोच होती है? ठीक है, गैर इससे कोई कंपटीशन होता है क्या? मतलब जो सरकारी वस्तुएं हैं उनसे कोई कंपटीशन होता है? नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है तो भी चल सकता है, आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया है तो वह भी चला जाए, आप भी चला जाए, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, तो क्या है इसमें? गैर प्रतिद्वंदिता होती है। क्या होती है? गैर प्रतिद्वंदिता होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब क्वेश्चन है डॉट 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 नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। अब थोड़ा सा समझो मैप में। जी हमारा क्या है? प्यारा भारत है। जी क्या है? श्रीलंका वाला पार्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या है? यहां पर वाला पार्ट है जो जी है क्या? मालवा का पठार। क्या है जी? मालवा का पठार है। जो पार्ट किसमें आता है? इसका अधिकतम भाग किसमें आता है? मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, कुछ भाग इसका गुजरात और राजस्थान में भी आता है। ठीक है, अब जो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से जी जाती है, इस प्रकार से बहती है। ठीक है, और यहाँ के कौन सी नदी आ रही है? यहाँ आ रही है यमुना नदी। तो यहाँ यमुना में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? बेतवा नदी। क्या है? बेतवा। ठीक है, और कुछ? अब जो नदी है जिस स्थान से उद्गम होता है वो किस जिले में है? वो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और नाम क्या है गांव का? वो है कुमरा ग्राम। ठीक है, कुमरा ग्राम। कहां पर है? रायसेन। किसमें आता है? एमपी में आता है। ठीक है, एमपी जो हो गया। अब ये मिलती कहां पर है? ये मिलती है हमारी नदी कहां मिलती है? ये है यूपी का एक शहर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम यूपी का शहर है, उसका नाम है उसका नाम है यूपी का एक शहर है, उसका नाम दिया गया है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो वहां मिल जाती है। ठीक है, अब इस नदी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है
लंबाई है लगभग लगभग 590 किलोमीटर। कितनी है? 590 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ये नदी क्या करती है? तो ये जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। क्या? एमपी और यूपी, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण, ठीक है, करती है। और कुछ इसमें और ही पॉइंट है इसमें। अब देखो यहां आ जाओ, जो बेतवा नदी है इसका पुराना नाम क्या मिलता है हमें? बेतरावती मिलता है। ठीक है, पुराना नाम बेतरावती। ठीक है, और इसमें कोई परियोजना है तो हाँ, इसमें भारत की राष्ट्रीय स्तर पर, क्या? भारत की राष्ट्रीय स्तर पर पहली नदी जोड़ो परियोजना है जी। क्या है? कौन सी है? केन बेतवा लिंक परियोजना। जी क्या है? भारत की राष्ट्रीय स्तर की पहली नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, परियोजना है। ठीक है, और कुछ कोई बांध है इसके ऊपर? हाँ भाई, ये बांध है। कौन कौन सा है? पारीछा है, पारीछा बांध। दूसरा राजघाट है। ठीक है, एक अशोक सागर बांध इसी पर है। कोई पर्यटक स्थल है इसके ऊपर? हाँ है। कौन कौन सा है? एक है देखो, एक है विदिशा। आपने जब अशोक को पढ़ा होगा तो विदिशा का नाम पढ़ने के लिए आया होगा। दूसरा क्या है? ओरछा। ओरछा क्या है? ओरछा क्या है? एक धार्मिक एवं हिस्टोरिकल प्लेस है। धार्मिक यहाँ पर क्या है? राम राजा सरकार का यहाँ पर मंदिर है। हिस्टोरिकल के रूप में यहाँ क्या पर है? यहाँ पर जैसे जो बुंदेली शैली है उसके जो महल है और छतरियां हैं वो हमें यहाँ पर काफी रूप से देखने के लिए मिलती है। तो ये दो स्थान है। इस प्रकार से हमारा नर्मदा नदी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। क्या क्या है? पुराना नाम क्या है? बेतरावती है। इस प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? केन है। इसके पानी को इस नदी में लाया जाएगा। ठीक है, यहाँ में लाया जाएगा। किससे? नहर के माध्यम से या कैनाल के माध्यम से। कैनाल। ठीक है, यहाँ पर एक बांध बनाया जाएगा। ठीक है, इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कम से कम 15 से 20 जिलों को लाभ होगा। ठीक है, और ये राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है। इसके लिए जो लागत है वो लगभग कितनी है? 64,000 करोड़ रुपये है। ठीक है, इतनी लागत समझ आएगा। तो अब इसे याद कर लेना। और इसका जो सलाह यहाँ से हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। कहां पर? खजुराहो में किया गया था। तो इसे भी याद कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देख लो। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या? किस वेद में रचाओं की संख्या सर्वाधिक है? क्या है? यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऋग्वेद में हो जाएगा। अब देखो थोड़ा समझो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले कितने वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये लिखे गए हैं 4 ऑप्शन में। ठीक है, अब समझो ये क्या है कि वेद है। जो वेद है वो क्या है? भारत के सबसे प्राचीन एवं धार्मिक रूप से सबसे बड़े ग्रंथ हैं। भारत के सबसे प्राचीन, क्या? प्राचीन एवं धार्मिक रूप से सबसे बड़े ग्रंथ हैं। प्रमाणित ग्रंथ है। ठीक है,
इसके बाद संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब हम बात आते हैं ऋग्वेद के ऊपर। क्या है ऋग्वेद, इसमें क्या क्या ऑप्शन है देखो। जी क्या है, जी प्रथम वेद है। क्या है, प्रथम वेद है, ठीक है। और क्या है इसमें देखो, इसके बाद क्या है इसमें जो क्या है, इसमें क्या है, हाँ इसमें जो मंडल है, क्या है मंडल कितने हैं, 10 मंडल है। कितने हैं, 10 मंडल है। 10 मंडल में से 7 मंडल नहीं समर्पित हैं जो ऋषि परिवार है उनको समर्पित हैं। क्यों, क्योंकि इन मंडलों का नाम ऋषियों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ऋषि परिवार को समर्पित, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें जो सूक्त कितने हैं, तो जो सूक्त हैं वे कितने हैं, 1028 है। कितने हैं, 1028 है। अब इसकी बात करें मंत्र कितने हैं इसमें, तो ये मंत्र हैं वो लगभग हैं इसमें 10,600। कितने हैं, 10,600। और इसमें क्या बात की गई है, इसमें जो देवता है, इंद्र देवता, सोम देवता, अग्नि देवता, तो किसमें है, इसी ग्रंथ में इनका वर्णन है। किसका, इंद्र, सोम, अग्नि, पृथ्वी, जे आदि देवता, ठीक है। और इसमें 2 नदियों का वर्णन मिलता है हमें। सबसे ज्यादा मिलता है हमें किसका, सिंधु नदी का और सरस्वती नदी का। सिंधु नदी का और सरस्वती। और कुछ बात है इसमें, थोड़ा और लिखो इसमें। और क्या है इसमें, और जो हमारा पुरुष सूक्त है ना, क्या है पुरुष सूक्त, वो इसी का संबंध है, ठीक है। और जो गायत्री मंत्र है वो इससे लिया गया है। क्या है, गायत्री मंत्र। और कुछ जो 4 क्या है, हाँ जो इसमें कल्पना की गई है किसकी, 4 क्या, हाँ 4 इसमें जो कल्पना की गई है वो है क्या, 4 वर्गों की कल्पना की गई है, ठीक है। क्या है, वर्गों की कल्पना, मतलब कौन सी, मतलब 4 वर्गों की कल्पना, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। वो कहां से लिया गया है, यहीं से लिया गया है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वो कहां से लिए गए हैं, यहीं से लिए गए हैं। तो इतने पॉइंट इसमें इंपोर्टेंट थे। सबसे पहले भारत के सबसे प्राचीन और धार्मिक रूप से सबसे प्रमाणित ग्रंथ है, ठीक है। ऋग्वेद क्या है, प्रथम वेद है। मंडल कितने हैं, 10 हैं। सूक्त कितने हैं, 1028 हैं। मंत्र कितने हैं, 10,600 हैं। इंद्र, सोम, अग्नि आदि देवता के वर्णन में मिलता है। और सिंधु नदी और सरस्वती नदी, कौन सी, सिंधु नदी और सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में है, यही से संबंधित है। गायत्री मंत्र दिया गया है और वर्गों की कल्पना की गई है, ठीक है। किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। अब इसमें और आ जाओ। अब आता है, हम मान लेते हैं सामवेद। इसमें क्या क्या है, जो भारत की संगीत परंपरा है वो इसी वेद से ली गई है। संगीत और नृत्य परंपरा, यानी कि भारत की संगीत एवं नृत्य परंपरा। अब इसमें जो नृत्य आएंगे वो कौन से आएंगे, क्लासिकल संगीत आएगा, क्लासिकल नृत्य आएगा, ठीक है। इसमें जो नहीं आएगा कि हनी सिंह यो हनी सिंह वाला जाए, तो वो नहीं आएगा। नृत्य ना आएगा। इसमें क्या आएगा, जो क्लासिकल नृत्य होते हैं वो वाले आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये है। इसके बाद इसका उपयोग किया गया, कहाँ किया जाता है, तो जब यज्ञों में गायन के, इसमें जो मंत्र दिए गए हैं वो क्या है, यज्ञ में गाए जाते हैं, ठीक है। इसके मंत्रों का उपयोग यज्ञ में क्या होगा, गायन के रूप में होता है। किसके रूप में, गायन के रूप में, ठीक है। क्या होता है, इनके मंत्रों का उपयोग यज्ञ में गायन के रूप में होता है। अब और क्या है इसमें, और इसमें जो इंपोर्टेंट है
बस इतना ही है इसमें। अब और जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जो हो गया सामवेद हो गया। अब है हमारा क्या, यजुर्वेद। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट है जो रुद्र है, शिव, इसका संबंध इसी से है। ठीक है, रुद्र शिव का संबंध इसी से है। ठीक है जी। और इसमें जो मंत्र हैं जिनका उपयोग इसमें किया जाता है, मतलब जो यज्ञ होते हैं उनके नियम और किसमें होता है, नियम और अनुष्ठान में होता है। यज्ञों, नियम एवं अनुष्ठान। ठीक है, और अब आ जाओ किस पर, अथर्ववेद पर। इसमें क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अब जो अथर्ववेद है यह जो मानव जीवन है या लोक जीवन है उसके संबंध में है। क्या है, लोक जीवन के संबंध में, लोक जीवन के संबंध में। अब इसमें क्या क्या है, जैसे जो होता है ना, हम पढ़ते हैं ना, चिकित्सा हुआ, विवाह हुआ, जादू टोना हुआ, वशीकरण हुआ, इसका सब वर्णन किसमें किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, विवाह, जादू टोना, चिकित्सा आदि का किसमें वर्णन है, अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। और कुछ इसमें है, तो इतनी चीजें हैं। तो आपको याद क्या करना है, ये देखो पहले क्या है, वेद कितने हैं, चार हैं। चार कौन से हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, प्रथम वेद है, इसमें मंत्र कितने हैं, 10 हैं। और सूक्त कितने हैं, 1028 हैं। मंत्र कितने हैं, 10,600 हैं। इसके बाद इसमें इंद्र देवता, सोम देवता और अग्नि देवता का वर्णन किया गया है। नदी की बात करें तो कौन सी, सिंधु और सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है। इसके बाद पुरुष सूक्त इसमें है, गायत्री मंत्र इससे लिया गया था। और जो वर्णों की कल्पना की गई थी ना, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो वो यहीं से दी गई है। ठीक है, इतना इंपोर्टेंट मान लो। इसके बाद ये है, सामवेद की बात करें तो भारतीय जो संगीत परंपरा है, क्या, संगीत परंपरा और नृत्य परंपरा, वो इसी पर आधारित है। और इसके जो मंत्र दिए गए हैं सामवेद में, वो किसका उपयोग किए जाते हैं, यज्ञों में गायन के रूप में किए जाते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, मतलब गायन किया जाता है। इसके बाद क्या है, यजुर्वेद है, तो इसमें क्या है, रुद्र का जो शब्द आया ना, रुद्र जिसका संबंधी है, वो कहां से लिया गया है, यहीं से लिया गया है। इसके बाद जिसके नियम है ऋग्वेद के, उनका उपयोग इसमें किया जाता है, यज्ञ के नियम अनुष्ठान में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अथर्ववेद, इसमें क्या है, लोक जीवन से संबंधित होता है। जैसे विवाह हुआ, जादू टोना हुआ, चिकित्सा हुआ आदि, इसी से होते हैं। वशीकरण वगैरह इसी में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन जी, क्या है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आच्छादन क्षेत्र की भौगोलिक कितना है। ठीक है, क्षेत्र कितना है, तो ऑप्शन क्या दिया गया है, ए दिया गया है 37.05, 24.62, 27.50 और 3.33.05। तो इसका आंसर क्या है, जी है बी वाला आंसर।